याद करता जाइजो। ठीक है, देखो आज पढ़ना शुरू करा राठौड़ वंश। क्या पढ़ना शुरू करते हैं? राठौड़ वंश। देखते जाओ और समझते जाना। ठीक है, सर्वप्रथम राठौड़ वंश पढ़ना शुरू करते हैं। देखो राठौड़ एक बहुत वीर जनजाति थी, एक वीर राजवंश था, जिनके बारे में एक उक्ति प्रचलित हुई। क्या उक्ति प्रचलित हुई? देखो राठौड़ों के बारे में कहा जाता है कि बलहट बंका देवड़ा कर्तब बंका गौड़, बलहट बंका देवड़ा कर्तब बंका गौड़, हाड़ा बंका गाड में रण बंका राठौड़, हाड़ा बंका गाड में रण बंका राठौड़। क्या मतलब होता है? देखो राठौड़ों के बारे में क्या कहा गया, देखो कि बलहट बंका देवड़ा, यानी हट और बल में कोई राजपूत शाखा मजबूत मानी जाती थी तो वो देवड़ा जाति के राजपूत थे। ठीक है, और देवड़ा जाति के राजपूतों का राज कहां था? सिरोही साइड में, इसीलिए उस जगह को देवड़ा वाटी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देवड़ा वाटी। बोलियों के अंदर इसका वापस जिक्र पढ़ेंगे। ठीक है, बलहट बंका देवड़ा कर्तब बंका गौड़, एक गौड़ वंश के राजपूत थे जो कर्तब दिखाने में माहिर माने जाते थे, तलवार भाले वगैरह चलाने में, इनमें माहिर माने जाते थे। हाड़ा बंका गार्ड में, हाड़ोती के जो हाड़ा वंश के राजपूत थे वो गार्ड की वजह से, अपने ताकत की वजह से क्या माने जाते थे? भाई सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। ठीक है, और रणबंका राठौड़, लेकिन जो रण के अंदर सूरवीरता का प्रदर्शन करे, जो युद्ध में पीठ दिखाकर ना भागे, जो युद्ध के अंदर अपनी मातृभूमि के लिए लड़ता लड़ता शहीद हो जाए, वो कौन है? राठौड़। वो कौन है? राठौड़ हैं। अगर मूल रूप से देखें तो राजस्थान में राठौड़ों का राज कहां पर था? भाई नॉर्मल सीधा कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है, देखो कि राठौड़ों का राज कहां पर था। तो राठौड़ सत्ता के बारे में अगर देखें सर्वप्रथम तो राठौड़ों का राज यहां पर था, इस प्रदेश पर राठौड़ों का राज था प्राचीन समय में। तो राजस्थान के ये किस दिशा के अंदर आई हुई हैं? तो राजस्थान के किस दिशा में है? तो याद रखना उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम के अंदर राठौड़ों का राजस्थान के अंदर क्या था? राज था। उत्तर पश्चिम के अंदर राजस्थान में देखिए कौन सा जगह आती थी? प्राचीन समय में इसे मारवाड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मारवाड़ कहा जाता था। मारवाड़ में राठौड़ों का क्या था? राज था। अगर ये शब्द देखे मारवाड़ शब्द कहां से आया, तो अगर देखे तो मारवाड़ एक संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का एक शब्द है, और जिसका मतलब होता था, जिसका अर्थ होता है मौत का भूभाग। कहीं होवे मौत का भूभाग, यानी ऐसा भूभाग जहां पर जीवन संभव नहीं है, उसे क्या कहा जाता था? मारवाड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मारवाड़। मारवाड़ शब्द संस्कृत भाषा के मरुवार से बना है। किससे बना है? मरुवार से बना है, और जिसका मतलब होता था मौत का भूभाग, यानी ऐसा प्रदेश जहां पर जीवन संभव नहीं है। आज भी हम यहां पर मारवाड़ के अंदर जिंदा है ना, तो अपने संघर्ष के बलबूते पर। मारवाड़ के अंदर जीवन कठिन है, अपने यहां पर जीवन आसान नहीं है। यहां पर पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, एक एक बूंद के लिए हम संघर्ष करते हैं। यहां पर रोजी रोटी कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यहां पर प्रत्येक चीज, अपने जानवरों को, पशुओं को पालने के लिए मारवाड़ के अंदर संघर्ष करना पड़ता है। हम संघर्षशील लोग हैं। कैसे लोग हैं? संघर्षशील लोग हैं। हर चीज को पाने के लिए, छोटी से छोटी चीज को पाने के लिए हमें अपने जीवन में क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। तो इसीलिए ठीक है, इसका नाम मौत का भूभाग था प्राचीन समय में। अगर प्राचीन से प्राचीन समय में चले जाए तो मारवाड़ का कोई अस्तित्व नहीं था। पौराणिक कथाओं के अनुसार, अगर भौगोलिक कथाओं के अनुसार देखें तो यहां पर पहले समंदर था। मारवाड़ 33 सागर का ही क्या है? एक अवशेष है। भौगोलिक तरीके से देखें तो यहां पर मरुस्थल था। और अपनी पौराणिक कथाओं के अनुसार देखें तो एक कथा आती है कि जब दुष्ट रावण माता सीता का हरण करके चला जाता है, और जाकर जब राम जी उनकी खोज में निकलते हैं और तमिलनाडु के तट पर चले जाते हैं, रामेश्वर तट पर, वहां बैठकर भगवान भाई समुद्र देव से रास्ता मांगना चाहते हैं कि हे समुद्र देव मुझे रास्ता दे दो। लेकिन काफी दिन तक जब उन्होंने रास्ता नहीं दिया, ठीक है, काफी दिन तक, अपने भारत के राष्ट्रकवि कौन है? राष्ट्रकवि कौन है?
रामधारी सिंह दिनकर को माना जाता है, दिनकर जी को माना जाता है। किनको? रामधारी सिंह दिनकर जी को माना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा जाता है, एक बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी थी इसके ऊपर कि 7 दिवस तक क्षमा मांगते रघुपति सिंधु किनारे, 7 दिवस तक क्षमा मांगते रघुपति सिंधु किनारे, जब एक लहर भी समंदर से उठी न धारा प्रवाह बनकर, ठीक है, और समा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विष रहित हो। यानी भगवान ने काफी समय तक वहां समंदर देव से रास्ता मांगा, लेकिन समंदर देव ने रास्ता नहीं दिया, एक भी धारा प्रवाह नहीं उठी रास्ते के लिए। तब कहा जाता है राम जी क्रोधित हो जाते हैं और आग्नेय बाण का संधान करते हैं। किस बाण का? आग्नेय बाण ऐसा बाण माना जाता है जिससे कहा जाता है कि समंदर भी सूख जाता है जिसको चलाने से। तो आग्नेय बाण का संधान करता है, उसी समय समंदर देव त्राहिमाम करके चरणों में गिर जाते हैं। पौराणिक कथा है, ये कहानी है, एक चरणों में गिर जाते हैं और चरणों में गिरकर राम जी से क्या मांग लेते हैं? क्षमा। तब राम जी कहते हैं ये दिव्य अस्त्र हैं, एक बार मेरे धनुष पर इसका संधान हो गया, अगर बिना छोड़े मैंने इसको वापस तरकस में डाला तो ये मेरे तरकस से चला जाएगा, इसको मुझे कहीं न कहीं तो छोड़ना पड़ेगा। तब कहते हैं समुद्र देव ने उन्हें सलाह दी कि आप इस समंदर वाले भाग पर छोड़ो। यहां पर कहा जाता है कि राक्षस निवास करते थे समुद्र की गर्भों के अंदर, कंदराओं के अंदर। तब राम जी ने वो तीर वहां से छोड़ा और तीर सीधा का सीधा आकर गिरा राजस्थान के इस प्रांत पर, और कहा जाता है यहां से समंदर सूख गया और मरुस्थल निकलकर क्या आ गया? बाहर। सारे राक्षसों का तो अंत हो गया, ऐसा कहा जाता है। वो तीर गिरा था कहां पर? पुष्कर में। कहां पर गिरा था? पुष्कर के अंदर गिरा था। आज भी वहां पर जल धारा बहती है और पुष्कर अपनी सबसे पवित्र जगहों में से मानी जाती है एक राजस्थान के अंदर। पुष्कर बहुत धार्मिक जगह है, एक धार्मिक जगह के तौर पर माना जाता है। तो इस तरीके से कहा जाता है मारवाड़ का क्या हुआ? निर्माण। भगवान रामचंद्र जी के तीर से क्या हुआ? मारवाड़ का निर्माण। ये पौराणिक कथा है और वैज्ञानिकों के अनुसार देखें तो यहाँ पर 33 सागर था, फिर सागर धीरे धीरे जमीन में चला गया, सूख गया और मरुस्थल उभर कर क्या आ गया? बाहर आ गया। क्या आ गया? बाहर। ये तो अपने वैज्ञानिक तथ्य और पौराणिक कथाओं के अनुसार बता दिया। मारवाड़ शब्द संस्कृत के किस भाग से बना है? मरुवार। और मरुवार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मौत का भूभाग। मारवाड़ के अंदर राठौड़ों का राज था। राठौड़ थे कौन? इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये राठौड़ शब्द कहां से आया। राठौड़ शब्द कहां से आया? दक्षिण भारत के अंदर यहां पर चले जाए तो महाराष्ट्र एक राज्य है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र के अंदर 8वीं शताब्दी के अंदर एक राजवंश राज करता था जिसका नाम था राष्ट्रकूट। क्या नाम था? राष्ट्रकूट। बताओ राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। क्या नाम था? दंती दुर्ग, ठीक है। एक राजपूत राजवंश राज करता था जिसका नाम था राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। कौन थे? दंती दुर्ग। कहा जाता है राष्ट्रकूट वंश वालों ने जब गुज्जर प्रतिहारों को पराजित किया तो यहां यूपी में एक जगह थी कन्नौज। कौन सी जगह थी? कन्नौज। बाद में आगे चलकर इस राष्ट्रकूट वंश वालों ने कन्नौज पर क्या कर लिया? अधिकार। कन्नौज पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। यानी इनके वंशज कहां चले गए? कन्नौज में। कहां पर चले गए? कन्नौज में। कन्नौज में चले गए। और राष्ट्रकूट वंश की शाखा जब कन्नौज से समाप्त हो जाती हैं तब उन्हीं के वंशज थे वो चलकर कहां पर आ गए? मारवाड़ में। कहां पर आ गए? मारवाड़। तो राष्ट्रकूट से धीरे धीरे शब्द अपभ्रंश होकर बना रहटकूट। क्या बना? रहटकूट नामक शब्द बना, रहटकूट। और इसी रहटकूट शब्द का आगे रूप परिवर्तन होते होते अपभ्रंश होते होते क्या बन गया? राठौड़। क्या बन गया? राठौड़ बन गया। क्या बन गया? राठौड़ बन गया। बताओ किसी को कोई समस्या? रहटकूट से क्या बन गया? राठौड़ बन गया। यानी राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूट से बना रहटकूट, और आगे चलते चलते रहटकूट से बदलते बदलते क्या हो गया? राठौड़ हो गया। समझ में आ गो? तो राष्ट्रकूट के ही वंशज हैं, राष्ट्रकूट वंश के ही वंशज हैं कौन? राठौड़। कौन है? राठौड़ है। समझ में आ गया? ये महाराष्ट्र का एक शक्तिशाली राजवंश था
अपने समय में बहुत ताकतवर राजवंश था, और उन्हीं के वंशज हैं कौन? राठौड़, जिनका एक समय संपूर्ण भारत पर राज था। संपूर्ण भारत पर इनका एक समय क्या रहा था? राज रहा था। याद रह जाएगा। ये शब्द आया राठौड़, यहां से राठौड़ बन गया। अब अगर बात करें दूसरा प्रश्न, जब भी किसी राजवंश को पढ़ते हैं तो प्रश्न आता है उत्पत्ति के बारे में, क्या उनकी उत्पत्ति कहां से हुई। तो अगर राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न इतिहासकारों का मत देखें तो इतिहासकार का मत एक नहीं है, एक मत नहीं है। इतिहासकार अलग अलग मत रखते हैं, अलग अलग मत देते हैं इतिहासकार। तो आओ अलग अलग लोगों के मत याद करते हैं, अलग अलग मत देते हैं, उनके मत को क्या करते हैं? याद। कौन सा इतिहासकार राठौड़ों की उत्पत्ति कहां से मानता है? तो देखो पढ़ना शुरू करते हैं। सर्वप्रथम अगर मैं बात करूं कि कर्नल जेम्स टॉड ने, डॉक्टर जेम्स टॉड इनकी उत्पत्ति कहां से मानते थे? कर्नल जेम्स टॉड के बारे में बात करें तो कर्नल जेम्स टॉड ने राठौड़ों को सूर्यवंशी कहा है। क्या कहा है? सूर्यवंशी कहकर पुकारा है। कि ये किन वंश के थे? सूर्यवंश के थे। ये कौन कहते हैं? कर्नल जेम्स टॉड। बहुत अच्छी बात है। अगर बात करें अन्य इतिहासकार क्या मानते हैं, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग माना है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है राठौड़ वंश काव्य, राठौड़ वंश महाकाव्य, राठौड़ वंश महाकाव्य। राठौड़ वंश महाकाव्य नामक ग्रंथ के अंदर राठौड़ों की उत्पत्ति भगवान शिव के शीश पर, भगवान शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा से उनकी क्या मानी गई है? उत्पत्ति। किस ग्रंथ के अंदर बताया गया है? भाई मन से तो कह नहीं सकते, कुछ कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी कुछ कुछ चीजें कि राठौड़ों की उत्पत्ति कहां से हुई। तो राठौड़ वंश काव्य नामक एक ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा से राठौड़ों की क्या मानी गई है? उत्पत्ति मानी गई है। समझ में आ गया? उत्पत्ति मानी गई है। अगर मैं बात करूं तीसरा कोई प्रमाणिक ग्रंथ के अनुसार, ठीक है, अब है एक है, याद रखना कि जोधपुर या मारवाड़ के राठौड़ों की ख्यात, मारवाड़ के राठौड़ों की ख्यात, ये ख्यात बड़ी प्रसिद्ध थी, दयाल दास जी के द्वारा लिखी गई। और ये ख्यात मान सिंह जी राठौड़ के समय है, जोधपुर के शासक हुए मान सिंह जी राठौड़, उनके समय की लिखी गई हैं। इसमें क्या माना गया है? इस ग्रंथ के अंदर माना गया है राजा वहत दल की संतानें, राजा वहत दल की संतान बताया गया है राठौड़ों को। इनकी क्या बताया गया है? संतान बताया गया। राजा वहत दल या विश्वतमान की संतान बताया गया है। किनको? राठौड़ों को। ठीक है। और बात करें ताम्रपत्रों के अंदर क्या जिक्र आता है? ताम्रपत्रों के अंदर तो बात करें ताम्रपत्रों के अंदर राठौड़ों को चंद्रवंशी बताया गया है। क्या बताया गया है? अब इतने अलग अलग तथ्य हैं तो हम किसे स्वीकार करें, किसे माने? तो मैं कहता हूं आपको मानना है दो लोगों के बारे में, दो लोगों ने जो कहा उनके बारे में मानना है। पहले तो अपन ले लेते हैं मोहनोत नैणसी की, ये तो चीजें याद रखनी है। कर्नल जेम्स टॉड ने क्या बताया? कर्नल जेम्स टॉड ने सूर्यवंशी, जोधपुर सूर्य नगरी कहलाता है तो टॉड ने भी सूर्य से सूर्यवंशी, ठीक है, याद रह जाएगा। जोधपुर सूर्य नगरी से सूर्यवंशी किसने बताया? जेम्स टॉड ने। राठौड़ वंश महाकाव्य में ये महाकाव्य है और महान देव तो शिव हैं। ये महाकाव्य है, महान देव कौन है? शिव। यानी शिव से याद रखा, शिव के सिर पर स्थित चंद्रमा से उत्पत्ति, याद रह जाएगा। ठीक है। दूसरा, जोधपुर या मारवाड़ के राठौड़ों की ख्यात में राजा वहत दल की संतान, ठीक है। ताम्रपत्रों में चंद्रवंशी माना गया है। क्या माना गया है? चंद्र। अनेक इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं, लेकिन दो के मत आपको बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। अब बात करते हैं मोहनोत नैणसी। मुझे बताओ, मोहनोत नैणसी जोधपुर से ही थे? मोहनोत नैणसी जोधपुर के महाराजा थे, याद रखना, जसवंत सिंह जी। कौन थे? जसवंत सिंह जी के ये प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे।
ठीक है, जैन जाति से आते थे मोहनोत नैणसी। इन्होंने सबसे पहले एक ख्यात लिखी मोहनोत नैणसी की ख्यात। कैसी ख्यात? और वो राजस्थान का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है जिसमें राजस्थान का इतिहास वास्तव में लिखा हुआ है। मोहनोत नैणसी के बारे में पढ़ेंगे, इनकी कहानी बहुत शानदार कहानी है। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई ख्यातें बहुत प्रसिद्ध है, याद रखना। इन्होंने ही ख्यात को सबसे अधिक प्रसिद्धि दिलाई। मोहनोत नैणसी एक कहानी बताते हैं। अब ये मारवाड़ से थे उस समय, यानी राजाओं के समय के हैं, तो इनकी बात महत्वपूर्ण है कि नहीं। एक बात कोई आज कही जाए, मुझे कोई पूछा जाए 400 साल पहले क्या था, और मैं लिखूंगा अभिलेखों के आधार पर। एक कोई व्यक्ति 400 साल पहले का हो और वो आकर आपको कहे, 400 साल पहले का आदमी आकर आपको जगाए नींद से अगर वो जगाए आपको आकर, ठीक है, तो पहले तो भाग जाना। अगर 400 साल पहले का कोई आदमी, तो मोहनोत नैणसी उसी समय के थे और वहां की बातें बता रहे हैं, तो सही कहा होगा। अब मोहनोत नैणसी एक कहानी बताते हैं, सुनना, और वो बिल्कुल सही है। मैं सबसे प्रमाणिक इतिहास मानता हूं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी का। किनका? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने जो बात कही वो लॉजिकल बात कही। ठीक है, इतिहासकार है, उन्होंने बहुत समझ से बात कही थी। मोहनोत नैणसी जी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, इन्होंने क्या कहा। देखो, ये अपना राजस्थान, ठीक है। अब मोहनोत नैणसी एक कहानी बताते हैं कि राजस्थान के अंदर एक समय राज था पृथ्वीराज चौहान का। था पृथ्वीराज जी चौहान का, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जी पर हमला किया एक गजनी के शासक। किसने? गजनी के शासक मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी। गौरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मोहम्मद गौरी ने हमला किया। ठीक है, दिल्ली में उस समय शासन था किनका? पृथ्वीराज चौहान जी का। अजमेर भी कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान जी का। ठीक है, यहां एक जगह आई हुई थी, ठीक है, हाँ, कन्नौज। कौन सी जगह? कन्नौज। कन्नौज पर राज था गहड़ वालों का। किनका? गहड़ वालों का। और उनके समय गहड़वाल शासक कौन थे? हाँ, जिनका नाम था जयचंद गहड़वाल। जयचंद गहड़वाल का वहां पर क्या था उस समय? राज था। बिल्कुल सही है, ये पहले पढ़ चुके हैं। मोहनोत नैणसी ये कहानी बताते हैं। मोहनोत नैणसी कहते हैं पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गहड़वाल के अंदर आपस में बनती नहीं थी। उसके दो कारण थे। एक तो दिल्ली की राजगद्दी, जयचंद गहड़वाल भी राजा बनना चाहते थे। कहां के? दिल्ली के, महत्वाकांक्षी शासक थे, और पृथ्वीराज चौहान को राजा बना दिया गया। पहले तो ये आपस के अंदर क्या हो गई? दुश्मनी। जैसे किसी को सीएम किसी और को बनना हो, उनकी जगह से कोई एक नया सीएम बन जाए किसी राज्य का, तो उन दोनों में आपस में क्या होगी? बनेगी नहीं, थोड़ी अनबन हो जाएगी, मामला कुछ न कुछ क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, आसपास देखना बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां सीएम बदले गए। ठीक है, अपन कटाक्ष वगैरह किसी पर नहीं करते। ठीक है, देखो हम जो, तो गड़बड़ होगी वैसे के वैसे यहां पर हुई। उसी तरीके से दूसरी चीज ये हो सकती है। देखो, दूसरा ऐसा कहा जाता है कि जयचंद गहड़वाल की बेटी संयोगिता, क्या नाम था? संयोगिता से जबरन विवाह किया था। किसने? वीरता पूर्वक विवाह किया था। वहां गए और कहानी मैंने उस समय बताई थी। ठीक है, वीरता पूर्वक विवाह किया। तो जयचंद गहड़वाल दूसरे वजह से भी क्या थे? नाराज। इसलिए कहीं पर लिखा हुआ आता है कि मोहम्मद गौरी का जो दूसरी बार आमंत्रण मिला वो जयचंद गहड़वाल का कहीं न कहीं उनमें हाथ बताया जाता है। कहीं न कहीं उनकी भागीदारी रही होगी, पता नहीं रही या नहीं रही, अफवाह है जो भी है इतिहास के अंदर। लेकिन मोहम्मद गौरी दूसरी बार आता है हरियाणा के अंदर, और युद्ध होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का कौन सा युद्ध? तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का कैसा युद्ध होता है? द्वितीय युद्ध। कब होता है बताओ? 1192 ईस्वी के अंदर। 1192 ईस्वी के अंदर पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाते हैं? पराजित। पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाते हैं? पराजित। और जीतता कौन है? मोहम्मद गौरी जीत जाता है। अब वास्तव में ये कहानी थोड़ी सी झूठी है, क्योंकि उस कहानी के बाद कुछ और हुआ। अगर जयचंद गहड़वाल बुलाते तो ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती। अब यहां तक आपने पढ़ रखा है, चौहान वंश में। अब आगे का सुनना।
मोहनौत नैणसी कहते हैं जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को जीत लिया, दिल्ली को जीतने के बाद उसने देखा कि सबसे ताकतवर राजा कौन सा है मतलब भारत के अंदर और मुझे जो पराजित कर सकता है, तब उसे पता चला कि जयचंद गढ़वाल बहुत ताकतवर हैं। पृथ्वीराज चौहान के बाद अगर कोई टक्कर देने वाला राजा है मोहम्मद गौरी को तो वो कौन है? तो इसीलिए कहा जाता है मोहम्मद गौरी ने हमला कर दिया किस पर? जयचंद गढ़वाल पर। यह किया था 1194 ईस्वी में। कब किया था? 1194 ईस्वी के अंदर एक युद्ध हुआ जिसका नाम था चंदावर का युद्ध। कैसा युद्ध? चंदावर का युद्ध हुआ और उस चंदावर के युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी ने हमला किया जयचंद गढ़वाल पर। जयचंद गढ़वाल भी इस युद्ध के अंदर लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जयचंद गढ़वाल की भी पराजय हो जाती है और जीत कौन जाता है? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी क्या होता है? जीत जाता है। ये कहानी आती है मोहनौत नैणसी बताते हैं। जब जयचंद गढ़वाल पराजित हो गया, जयचंद गढ़वाल पराजित होने के बाद यहां पर कहा जाता है यहां पर इनके साथ में जितने भी लड़े थे वो सभी भी अपनी जगह छोड़कर कोई दूसरा ठिकाना ढूंढने लगे और वहां से ये जो राष्ट्रकूट उस समय कमजोर हो चुके थे, गढ़वालों का राज स्थापित हो चुका था, लेकिन इनके कहा जाता है पास में ही इनके साथ लड़े थे राष्ट्रकूट वाले, तो राष्ट्रकूटों का भी दमन हो जाता है और फिर राष्ट्रकूट चलकर यहां पर आ जाते हैं। कहां पर? मारवाड़ के अंदर। ये मोहनौत नैणसी कहानी बताते हैं, ठीक है। और मोहनौत नैणसी कहते हैं कि जो मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश की नींव रखने वाले शासक होंगे राव सिंहा। कौन होंगे? राव सिंहा। अब मोहनौत नैणसी ऐसा कहते हैं कि जयचंद गढ़वाल के पोते थे कौन? राव सिंहा। जयचंद गढ़वाल के क्या थे? पोते लगते थे। कौन? राव सिंहा। ये कौन कहते हैं? मोहनौत नैणसी कहते हैं। कौन कहते हैं? जब जयचंद गढ़वाल का अंत हुआ वो चलकर कहां पर आ गए? मारवाड़ में आ गए और अपने राज्य को क्या किया? सत्ता को क्या किया? स्थापित किया। सत्ता को क्या किया? स्थापित। ये कहानी बताते हैं कौन? मोहनौत नैणसी। मोहनौत नैणसी ने राव सिंहा को क्या माना है? राव सिंहा को जयचंद गढ़वाल का पोता माना है। किसने? अब मोहनौत नैणसी ने, ओझा जी ने इस बात को बिल्कुल क्लियर किया है और वही याद रखना बस। वास्तविक कहानी यही है। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ठीक है। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। प्रेम से हम इन्हें ओझा जी कहेंगे। क्या कहेंगे? ओहो, क्या कहेंगे? ओझा जी, ठीक है। और प्रेम से इनको ओझा जी कहेंगे और मेवाड़ वालों को राणा जी कहेंगे। मुझको राणा जी माफ करना, वो गलती मारे से हो गई बे राणा जी, ठीक है। देखो हम जो अटिन इन तरीके हो, तो ओझा जी ने क्या कहानी बताई वो महत्वपूर्ण है, राठौड़ों की ध्यान रखना और समझना। ओझा जी क्या कहते हैं? देखो ओझा जी कहते हैं जयचंद गढ़वाल से बिल्कुल संबंध नहीं था राव सिंहा का। राठौड़ों के जो आदि पुरुष हैं राव सिंहा, वो इनके बिल्कुल पास में एक जगह आई हुई थी, गढ़वालों के बिल्कुल पास में एक जगह आई हुई थी, ठीक है। बदायूं। कौन सी जगह? बदायूं। बदायूं अंडर में आती थी। बदायूं के रहने वाले थे राठौड़। राव सिंहा कहां के रहने वाले थे? बदायूं के। ये जो बदायूं थी वो बिल्कुल कन्नौज के बिल्कुल क्या थी? पास में। कन्नौज के क्या थी? पास में। जब मोहम्मद गौरी ने हमला किया तो कन्नौज की शाखा भी उसके अंडर में आती थी, इसलिए बदायूं के जो राव सिंहा थे वो वास्तव में जयचंद गढ़वाल के साथ युद्ध लड़े। जब जयचंद गढ़वाल युद्ध में पराजित हो गए, इनका राज्य खत्म हो गया, तब बदायूं की शाखा को भी मोहम्मद गौरी के द्वारा क्या कर दिया गया? नष्ट कर दिया गया। तब कहा जाता है राव सिंहा अपने 200 विश्वास पात्र सैनिकों के साथ घायल अवस्था में इस बदायूं से निकल जाते हैं और निकलकर ये राजस्थान में आकर यहां पर आकर रुक जाते हैं। बताओ ये जगह कौन सी? यहां पर आकर रुक जाते हैं पाली के अंदर। कहां पर? पाली में आ गए और पाली में आकर रुक गए। कौन? राव सिंहा। और यही कहानी सही है, बस याद रखना, जो ओझा जी ने बताई। ओझा जी लिखते हैं जयचंद गढ़वाल से संबंध नहीं था, बल्कि जयचंद गढ़वाल कन्नौज के पास ही बदायूं एक शाखा थी। कैसी शाखा? बदायूं की शाखा से राव सिंहा को क्या माना है?
भाई वहां से माना है और वहां से युद्ध में पराजित होने के बाद वो यहां पर आ गए। कहां पर? पाली। ये आगे जा रहे थे, आगे जाते समय यहाँ के पाली वास्तव में पाली वालों का है। किनका है? पाली वालों का। तो इस तरीके से वो यहां पर आ गए। अब शुरू करते हैं राव सिंहा के बारे में पढ़ने के बारे में। तो राव सिंहा को हमने बदायूं से कहां पहुंचा दिया? पाली पहुंचा दिया। ये राव सिंहा के बारे में पढ़ाएंगे तब ये कहानी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। एक बार पाली के अंदर कुछ समय के लिए विश्राम करने दो। किनको? भाई कोई बढ़िया डॉक्टर बीजो, हकीम बीजो, बुला बुलून पट्टी बीजी, कराउंडो बीजा, अट थोड़े टाइम तक आराम करे, आप आगे रो पड़ो, ठीक है। राव सिंहा की जगह आराम करे पाली में। समझ में आगो? बढ़िया मोचो ढाड़ी हो कि ये वृक्ष रे नीचे। बताओ मारवाड़ के अंदर सबसे गहरी छाया किस वृक्ष की होती है? किन की होती है? आराम से बता दो, ठीक है। सबसे गहरी छाया, सबसे गहरी छाया। एक बार बादशाह, ठीक है, बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि हे बीरबल, कल जब तुम मेरे पास आओ तब ऐसी अवस्था में आना जिसमें आधी तो छाया हो और आधी क्या हो? आधी तो धूप हो। ऐसी जगह पर आना मेरे साथ, वरना मेरे सामने मत आना। दूसरे दिन बीरबल ने मूंज वाला मोचा लिया, सर पर उठाकर आ रहे। मूंज से छण छण कर आधी तो धूप आ रही थी और आधी क्या आ रही थी? छाया आ रही थी। वैसा का वैसा खेजड़ी का वृक्ष होता है। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे आप सो जाओगे, थोड़ी थोड़ी तो धूप की किरणें आएगी और थोड़ी थोड़ी छाया आएगी। खेजड़ी की कभी गहरी छाया नहीं होती, नहीं होती। सबसे गहरी छाया किसकी होती है? जिसका पत्ता जितना बड़ा होगा उसकी छाया उतनी ही गहरी होगी। बताओ, बड़े से बड़े पत्ते वाला वृक्ष जो अपने यहां पर लगता है, बड़े से बड़ा, हाँ बरगद कह सकते हो, बड़लो कह दो, बिनी तो उसकी तो मतलब बिनी तो जड़ों भी कहीं होया करे, खूब नीची होया करे, ठीक है। मैं अपने ननियाल जाता था, कैरू बड़ा बरगद लगा हुआ है, हम उसके खूब हिंडा खाते थे जड़ों से। हाँ मतलब हाँ झूला मंडता था जोर, ठीक है। देखो हम जो अटिन, हाँ तो मतलब बदायूं की शाखा से कहाँ आ गए हैं? पाली आ गए हैं, ठीक है। आ गए हैं, राव सिंहा आ गए हैं, थोड़े देर तक विश्राम करने दो। ये राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में तथ्य हो गए। किन के बारे में? उत्पत्ति के बारे में। याद रह जाएगा जो जो लिखाया हुआ है। अब देखो आगे शुरू करते हैं। तीसरी चीज याद रखना, राठौड़ों की कितनी शाखाएं थी? राठौड़ों की शाखाएं, ठीक है। राजस्थान के अंदर राठौड़ों की कितनी शाखाएं थी? कितनी जगह पर राठौड़ राज करते थे? तो याद रखना, राठौड़ों की मुख्य 3 शाखाएं थी। पहली तो हो गई जोधपुर या मारवाड़ की शाखा, जोधपुर या मारवाड़ की शाखा, ठीक है। जोधपुर की शाखा या मारवाड़ की शाखा या जोधपुर के राठौड़। कहां के राठौड़? जोधपुर के राठौड़। जोधपुर बसने के बाद दूसरी शाखा बसेगी, याद रखना, दूसरे राठौड़ पड़ेंगे बीकानेर के। कहां के? हाँ बीकानेर के राठौड़, बीकानेर के राठौड़ 2 जगह। और तीसरी जगह है राठौड़ों की, याद रखना, तीसरी जगह है राठौड़ों की, उनका नाम है किशनगढ़ के राठौड़। कहां के? किशनगढ़ कहां पर आया हुआ था? आया हुआ है अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। तो किशनगढ़ के राठौड़, कहां के राठौड़? किशनगढ़ के। तो याद रखना, राजस्थान के अंदर राठौड़ों की 3 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं? 3। कौन कौन सी? हाँ जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़, इन तीनों ही जगहों के, याद रखना, इन तीनों ही जगहों के 2 चीज कॉमन होगी। एक तो इन तीनों ही जगहों की कुल देवी तो तीनों ही जगहों के राठौड़ों की एक ही होगी। तो इन तीनों ही जगहों के कुल देवी होंगे नागणेची माता जी, ठीक है। नागणेची माता जी, ठीक है। बताओ नागणेची माता जी का मंदिर कहां पर बना हुआ है? ठीक है, ये नागाना, हाँ गांव, नागाना गांव, बालोतरा, ठीक है। जिला कौन सा? बालोतरा जिला। कौन सा जिला? बालोतरा जिला। तो याद रखना, नागाना गांव, बालोतरा जिला। कौन सा जिला? हाँ, यहां पर बना हुआ है माता जी का मंदिर। याद रह जाए। अब बारी बारी हम पढ़ना शुरू करते हैं, एक एक शाखा, ये तीनों बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं कहां की? जोधपुर की। बहुत जबरदस्त जगह थी, बहुत शानदार जगह है जोधपुर, बहुत अच्छा जिला है। पक्की बात, खुदरे चिल्लेरी तारीफ ही कर दो। यहाँ के लोग भी बड़े स्वाभिमानी होते हैं, ओ हो, बड़े धैर्यशाली लोग होते हैं।
अगर जब वो जीमने के लिए बैठ जाए, जोधपुर के लोग, हो मारवाड़ के लोग जब जीमने के लिए बैठ जाए और कोई गुलाब जामुन की पुरस्कारी करके भी चला जाए, वो तब तक उस गुलाब जामुन को खाते नहीं है जब तक चरखा पास में पुरुष न दिया जाए। इससे ज्यादा धैर्यशील लोग क्या होंगे? जब पूरी पुरस्कारी हो जाए थाली में, उसके बाद खाना शुरू करते हैं। हा। जोधपुर के लोगों की बात देखो, ठीक है। जोधपुर के लोग ठंडे भोजन को भी बड़े चाव से खा लेते हैं। मारवाड़ के लोग अपने यहाँ पर तो राबड़ी वगैरह, छाछ वगैरह खाने का काम रहा है कि नहीं रहा है, ठीक है। इसीलिए कहा है मारवाड़ के लोगों को है काम ठाडो रे भाया, काम ठाडो, मरुदरिया धोरो में चाले। अरे वाह सवाल, मरुदरिया धोरो में चाले ऊंट गाडो, आधरती है मीरारी, आधरती है कुंबारी, आधरती है मीरारी, आधरती है कुंबारी, आधरती पर शीश कटियो न कट गयो शीश धरती पे। ठीक है, ये धरती किसकी है? वीरों की धरती है, ठीक है, वीरों की धरती है। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। वीरों की धरती कौन सी? जोधपुर। कौन सी धरती? जोधपुर। तो जोधपुर के राठौड़, हा, जोधपुर के राठौड़ पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। जोधपुर के राठौड़, और जोधपुर के राठौड़ों में सर्वप्रथम पढ़ेंगे किनके बारे में? राव सिंहा के बारे में। किनके बारे में? राव सिंहा। बताओ, राव सिंहा ने मारवाड़ के या जोधपुर के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना की 1200 और 1240 से लगाकर 1273 तक इनका कार्यकाल है। याद रहे तो बढ़िया बात, नहीं रहे तो और भी बढ़िया बात, ठीक है। तो राठौड़ों के प्रथम आदि पुरुष हो जाएंगे कौन? शुरू करो पढ़ना। तो प्रथम शासक है राठौड़ों के, 3 शाखाएं हैं। पहली कहां की पढ़ रहे हैं? जोधपुर, उसके बाद बीकानेर और उसके बाद किशनगढ़। 3 जगह राठौड़ों का क्या था? राज था। तो राव सिंहा के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। काया होगा कि उदास उदास की कर बैठा, अं बैठा हो, ठीक है। तो ध्यान रखो, थोड़ा पढ़ता रहो, ठीक है। थोड़ा पढ़ो नहीं हो, ठीक है, पढ़ो थोड़ी जितना पढ़ी जे, पत लागी तो रोक ना हो। देखो ठीक है, हाँ। तो राव सिंहा, सबसे पहले तो याद रखना कि राठौड़ों के क्या हैं? मूल पुरुष। मूल पुरुष कह दो या फिर आदि पुरुष कह दो, हाँ, आदि पुरुष कह दो या संस्थापक कह दो। कौन है? राव सिंहा। कब जोधपुर के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना की? 1240। तो शुरू करते हैं। देखो, क्या राव सिंहा जोधपुर आए? नहीं आए। हाल की जगह, अरे अबार राव सिंहा जी ने जाजम मात बैठोनिया की जगह, पाली में की जगह बैठोनिया, हाँ, पाली महीने, ठीक है, बढ़िया छावरे महीने बैठोनिया। हम पाचा एकदम राव सिंहा तैयार हो गए, एकदम तंदुरुस्त हो चुके हैं। और राव सिंहा कहा जाता है जब बदायूं की शाखा का खात्मा हो गया, तब कहा जाता है वहां कोई तो इनको हथौड़ी की शाखा के भी मानते हैं, जहां भी थे, ठीक है। राव सिंहा अपने 200 साथियों के साथ कहां से निकल रहे थे? पाली से। कहां से निकल रहे थे? यहां पाली से गुजर रहे थे। कहां से गुजर रहे थे? पाली से। पाली से गुजर रहे थे। पहला प्रश्न मैं पाली के बारे में बताता हूं। बताओ, पाली किसका पर्यायवाची है? पाली नाम किसका पर्यायवाची है? पाली का मतलब क्या होता है? पाली का हलवा खाया हुआ है? गुलाब हलवा, केड़ो हलवा? गुलाब हलवा। हा। कितने जनों के खाया हुआ है? हाथ खड़े करो। जिन जिनके हाथ नीचे हैं उनको कहो लापसी से मोह भंग करे और गुलाब हलवे की तरफ बढ़े, ठीक है। ओहो, ठीक है। देखो, हाँ, तो पाली पर्यायवाची है। पहले तो याद रखना कोयल का। किनका है? कोयल का पर्यायवाची है, ठीक है। पाली पर किन लोगों की उद्बनी मानी जाती है? तो याद रखना पालीवाल ब्राह्मण। पालीवाल जाति के जो ब्राह्मण हैं, इन ब्राह्मणों की उत्पत्ति मानी जाती है। कहां से? पाली में। उस समय पाली भारत की एक व्यापारिक नगरी थी। कैसी थी? व्यापारिक नगरी थी। पाली से, भाई पाली एकदम बीच में आया हुआ है। आज भी पाली से सर्वाधिक राजमार्ग गुजरते हैं। आज भी पाली जाना बहुत आसान है। आप देखो, जोधपुर से आपको मतलब हर आधे घंटे के बाद गाड़ी मिल जाएगी पाली के लिए। पाली जाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। 10-10 मिनट से गाड़ियां मिल जाएगी आपको। पाली एक व्यापारिक नगरी रही। कैसी नगरी रही? यानी उस समय व्यापारिक नगरी थी। अब व्यापारिक नगरी जहां पर हो, जहां पर पैसा होगा,
वहां पर लोग आएंगे, कुछ अच्छे आएंगे कुछ बुरे आएंगे, कुछ अच्छे आएंगे कुछ क्या आएंगे, बुरे भी आएंगे। तो पाली को कहा जाता है लूटा जाता था, लूटा जाता था। ठीक है, यहां मेर जाति के लोग आ जाते थे यहां से भी, और चारों तरफ से पाली को क्या किया जाता, लूटा जाता। तो पाली थोड़ी सी अव्यवस्था फैल गई पाली में। तब पाली के पालीवाल ब्राह्मणों ने यह निवेदन किया कि हे राव सिंहा, आप मुझे भाई शरीर से डील डॉल से हमें ऐसे लगते हो कि आप बहुत बड़े योद्धा हो, आप जा कहां रहे हो। तब उन्होंने कहा हमारी शाखा का तो अंत हो चुका है, हम पराजित हो चुके हैं, नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। तब पालीवाल ब्राह्मणों ने कहा कि आप क्यों ना यहां पर रुक जाओ, कहां पर, पाली में रुक जाओ, हमारी रक्षा हो जाएगी, हमें कोई लूटेगा नहीं, और हमसे जो बन पाएगा हम आपकी क्या कर देंगे, सहायता कर देंगे। क्या कर देंगे, सहायता कर देंगे। बात बराबर थी। तो यहां पर राव सिंहा रुक गए, कहां पर, पाली में। कुछ समय तक राव सिंहा यहां रहे। यहां रहने के बाद राव सिंहा अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे। अब कहा जाता है ये जो प्रदेश था, इस प्रदेश के अंदर यहां थोड़ा सा ही आसपास का प्रदेश, ये जोधपुर के आसपास का ही प्रदेश है। ठीक है, तो यहां पर कहा जाता है एक डाकू का बड़ा खौफ था, बहुत खौफ था यहां पर। ठीक है, हाँ, 30-30 कोस जब भी कोई बच्चा रोता था, उसकी मम्मी कहती थी सो जा बेटा सो जा, वरना लाका फुलानी आ जाएगा। कौन आ जाएगा, लाका फुलानी। क्या नाम था, लाका फुलानी, कहीं नाम हो तो लाका फुलानी के धाक पड़ती थी यहां पर, कहां पर, इनके आसपास के प्रदेश में लाका फुलानी का आतंक था। राव सिंहा कहते हैं अपने कुछ सैनिक और तैयार किए, ऐसे करके सैनिकों की सेना लेकर गए और हमला किया किस पर, लाका फुलानी, और लाका फुलानी का कर दिया अंत। क्या कर दिया, अंत। लाका फुलानी की छतरी आज भी जोधपुर में बनी हुई है, याद रखना। ठीक है, कहां पर है, जोधपुर की सीमाओं में। तो लाका फुलानी का क्या कर दिया, जैसे ही लाका फुलानी का यहां अंत किया, यहां पर रहते थे सोलंकी वंश के राजपूत। कौन रहते थे, सोलंकी वंश के राजपूत रहते थे। सोलंकी वंश भी कहा जाता है इन लाका फुलानी से बड़ा परेशान था। तो सोलंकी वंश के राजपूतों ने कहा कि भाई हे वीर, तुम कौन हो, बहुत बहादुर दिखाई देते हो, हमारे भाई साम्राज्य के अंदर शांति स्थापित कर ली, तुम हो कौन। तब कहा जाता है राव सिंहा जी ने अपने वंश वगैरह के बारे में बताया। तो सोलंकी वंश के राजपूतों की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था पार्वती देवी। ठीक है, पार्वती देवी। उन्होंने कहा जाता है अपने पुत्री का विवाह कर दिया, किनके साथ, राव सिंहा जी के साथ। किनके साथ कर दिया, राव सिंहा जी के साथ इनका विवाह कर दिया। राव सिंहा जी को सपोर्ट मिल गया। जैसे याद रखना, ससुराल वाले अगर मजबूत हो तो अब कई के अंदर जरूर काम आते हैं। तो इन्हें एक तो सोलंकी वंश का सपोर्ट मिल गया। राव सिंहा धीरे धीरे अपनी सीमाओं का विस्तार करने लगे, और विस्तार करते करते इस प्रदेश के अंदर ससुराल भी था, और धीरे धीरे इस प्रदेश को जीतना शुरू किया। अब ये जगह है बाड़मेर। अब वर्तमान का समय जगह कौन सी है, बाड़मेर। इन्होंने कहा जाता है बाड़मेर के पास पचपदरा था, और पचपदरा के पास एक जगह थी, बहुत भव्य जगह थी, उस जगह को जीता, और राव सिंहा ने अपनी उसे बना दी राजधानी। क्या बना दी, राजधानी बना दी। तो पचपदरा के पास एक जगह आई हुई है, याद रखना, खेड़। कौन सी जगह, खेड़। याद रखना, यहां पर कभी घूमने चले जाना, घूमने चले जाना, बहुत बढ़िया जगह है, ये आज भी दर्शनीय है। पचपदरा के बिल्कुल पास में अपने नजदीकी पड़ती है खेड़। दिन में जाना, यहाँ पर बहुत शानदार शानदार भव्य मंदिर बने हुए हैं। खेड़ आया हुआ है, याद रखना। अब बालोतरा कर दो, पचपदरा के आसपास है, तो खेड़ बालोतरा, इसे बनाई अपनी राजधानी। इसे क्या बनाई, राजधानी। तो बताओ राठौड़ों की प्रथम राजधानी कौन सी है, राठौड़ों की प्रथम राजधानी खेड़। राठौड़ों की वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, राठौड़ों की प्रथम राजधानी, राठौड़ों की प्रथम राजधानी कौन सी थी, खेड़ थी। याद रह जाएगा, राठौड़ों की प्रथम राजधानी खेड़ बालोतरा, पचपदरा के बिल्कुल क्या है, पास में आई हुई है। खेड़ को अपनी राजधानी बना लिया। सोलंकी वंश की राजकुमारी पार्वती देवी से क्या कर दिया, विवाह कर दिया। इधर लाका फुलानी, भाई लाका फुलानी का अंत करके इस जगह के अंदर शांति स्थापित हो गई, और अपना जगह बना ली आसपास। कौन सी जगह, कौन सी, बाड़मेर। बाड़मेर के आसपास रहने लगे। अब कहा जाता है एक दिन रक्षाबंधन का समय था। कैसा समय था, रक्षाबंधन का समय था। राव सिंहा जी अपने राज कार्य के अंदर लग गए, सीमाओं का विस्तार करने के लिए आसपास यात्राएं करने लगे।
अब एक दिन रक्षाबंधन का समय था, राव सिंह यहाँ पर थे नहीं, और पीछे कहा जाता है मुगल हमले होते हैं यहाँ पर पाली पर, और कहा जाता है रक्षाबंधन के दिन बहुत सारे निर्दोष लोगों को मार दिया जाता है, बहुत सारे निर्दोष लोगों की हत्या कर दी जाती है। यहाँ पर आकर रक्षाबंधन बुजुर्गों महिलाओं वगैरह को यहाँ लूट कर चले जाते हैं। उस समय राव सिंह जी यहाँ पर थे नहीं, कहां पर? पाली में। कहां पर नहीं थे? पाली के अंदर नहीं थे, गए हुए थे। और पीछे एक निर्मम हत्याकांड हो जाता है जिसमें पालीवाल ब्राह्मणों की हत्या कर दी जाती है। अब हत्या कर दी जाती है, राव सिंह जी जब वापस आते हैं तब पालीवाल ब्राह्मण कहते हैं हमने आपको अपनी रक्षा के लिए रखा था, आपका फर्ज था कि हमारी क्या करते? रक्षा करते। लेकिन राव सिंह जी तो गए हुए थे। तो पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षाबंधन के दिन पाली के अंदर एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था। इसलिए आज भी पालीवाल जाति के जो ब्राह्मण हैं वो रक्षाबंधन नहीं मनाते। क्या नहीं मनाते? रक्षाबंधन नहीं मनाते। इस हत्याकांड के कारण आज भी यहाँ पर रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता पालीवाल ब्राह्मणों के। पालीवाल कभी भी राखी नहीं बांधते एक दूसरे के, क्योंकि अपने वीर पूर्वज जो थे जिनकी हत्या हुई थी रक्षाबंधन के दिन, उनकी शहादत को आज भी वो याद करते हैं उनकी कुर्बानी को, और रक्षाबंधन नहीं मनाते। अपने भी जब कोई दीपावली या होली का समय हो, किसी अपने की मृत्यु हो जाती है तो अपन होली या दीपावली नहीं मनाते जब तक उस दिन कोई शुभ कार्य ना हो जाए। जैसे बाई चांस किसी की भाई भगवान ना करे किसी के किसी त्योहार के दिन किसी की मृत्यु हो जाए, फिर वो परिवार के लिए त्योहार छूट जाता है, वो त्योहार पर कुछ भी नहीं मनाते जब तक किसी की भी वहां पर क्या ना हो जाए, वहां किसी का जन्म वगैरह शुभ कार्य नहीं हो जाए, कोई घर में बच्चा वगैरह वापस जन्म जाए, तब वो त्योहार मनाना क्या करते हैं? शुरू करते हैं। तो इसीलिए उसी की याद में पालीवाल आज भी क्या नहीं मनाते? रक्षाबंधन नहीं मनाते। ठीक है। राव सिंह को भी एक तरीके से भाई उस जगह से सदमा लगा, और बाद में कहा जाता है कुछ समय के बाद जब राव सिंह बदला लेने के लिए वापस गए, जब दूसरा आक्रमण हुआ, तब कहा जाता है मुगल आक्रमणकारियों से लड़ते हुए राव सिंह शहीद हो गए थे। राव सिंह ने लगभग 1 लाख लोगों का 1273 की बात है जब वापस हमला किया मुगल आक्रमणकारियों ने, उसका बदला लेने के लिए राव सिंह अपने साथियों के साथ गए, और ऐसा कहा जाता है इतना भयंकर युद्ध था। अब किताबें तो यहां तक लिखती हैं कि 1 लाख लोगों ने वहां पर अपने प्राण न्योछावर किए थे। 1 लाख लोग वहां पर लड़ते लड़ते मारे गए। तो 1 लाख लोग मारे जाने के कारण ही उसे लाख जंवर कहा जाता है। इतिहास में क्या कहा जाता है? लाख जंवर कहकर पुकारा जाता है। यानी राव सिंह 1 लाख साथियों के साथ कहा जाता है गौ रक्षार्थ लड़ते लड़ते क्या हो गए? शहीद हो गए। और राव सिंह की 1200 ठीक है 73 के अंदर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कहां पर? पाली के अंदर। कहां में? पाली के अंदर। समझ में आ गया? राव सिंह की पत्नी का नाम, राव सिंह के द्वारा बनाई गई राजधानी खेड़ बालोतरा। याद रखना, खेड़ बालोतरा के अंदर राजधानी बनाई। राव सिंह और पार्वती देवी के एक पुत्र हुए जिनका नाम था आसनाथ। क्या नाम था? तो राव सिंह के बाद शासक कौन बनेंगे? आसनाथ जी। ठीक है, आसनाथ जी राठौड़। आसनाथ जी राठौड़। आसनाथ जी राठौड़ भी अपने पिता की तरह वीर थे। ये भी अपने पिता की तरह ही वीर थे। कहा जाता है इनके समय जलालुद्दीन खिलजी ने हमला किया, और जलालुद्दीन खिलजी से हमले के अंदर राव आसनाथ जी अपने 7 पुत्रों के साथ लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो याद रखना, जलालुद्दीन खिलजी से लड़ते लड़ते ये वीर गति को क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, वीर गति को क्या हो गए? प्राप्त। इनके बाद इनके बहुत सारे वंशज आए। एक वंशज का नाम याद रखना, इनके बाद राजा बने राव दूहड़ जी। क्या बने? राव दूहड़ जी राठौड़। याद रह जाएगा, राव दूहड़ जी भी, और कहीं पर राव ध्रुव जी भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, राव दूहड़ जी या राव ध्रुव जी, इनके बारे में बस एक चीज है याद रखना। एक बार राव दूहड़ जी अपने ननियाल गए हुए थे। कहां पर गए हुए थे? ननियाल गए हुए थे, और वो और उनके मामा दोनों स्नान कर रहे थे। राव दूहड़ जी ने देखा कि इनके मामा जी का पेट बहुत निकला हुआ है, और राव दूहड़ जी हंसने लग गए। तब मामा को क्रोध आ गया, और मामा ने क्रोध आकर कहा, हे भांजे, आज तो तुम मुझ पर हंस रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब लोग तेरे वंश पर हंसेंगे।
क्योंकि तुम्हारी कोई कुल देवी नहीं है। राव दूहड़ जी को उसी समय एक बात मन में ठन गई कि कैसे ही करके मैं अपनी कुल देवी को लेकर आऊंगा। तब कहा जाता है अपने राजगुरु को बुलाया, जिनका नाम था लूम ऋषि। क्या नाम था? लूम ऋषि। लूम ऋषि जी को बुलाया और पूछा हमारी कुल देवी कहां पर है। तब लूम ऋषि जी ने कहा कि कर्नाटक के अंदर चक्रेश्वरी माता जी हैं, वही आपकी कुल देवी हैं, वही आपकी क्या है? कुल देवी। तो राव दूहड़ जी और लूम ऋषि निकल गए चक्रेश्वरी माता जी को लाने के लिए। चक्रेश्वरी माता जी को लाने के लिए निकल पड़े। ठीक है, कहां पर? कर्नाटक। कहां पर? कर्नाटक चले गए चक्रेश्वरी माता जी को लाने के लिए। ठीक है, वहां पर चले गए। कहा जाता है वहां से चक्रेश्वरी माता जी की एक मूर्ति लेकर आए, लेकिन माता जी ने एक शर्त रखी थी कि अगर पीछे देखा तो मैं वहीं पर रुक जाऊंगी। कहा जाता है वो चलते हुए आए, कई दिन बीत गए, नागाना गांव के पास आए। तब राव दूहड़ जी ने मुड़कर देखा कि क्या माता जी पीछे आ भी रहे हैं या नहीं, और जैसे ही राव दूहड़ जी ने मुड़कर देखा माता जी वहीं पर रुक गए। तो इसीलिए आगे चलकर भाई माता जी नाग अवतार में हैं, नाग के रूप में है, इसीलिए आगे चलकर नागणेची माता जी के नाम से क्या हुए? प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो नागाना गांव के अंदर माता जी की क्या है? मूर्ति है, और बालोतरा के अंदर नागाना गांव आता है। ठीक है, यही माता जी का प्रथम धाम माना जाता है। और राठौड़ों के क्या है? कुल देवी। राठौड़ों के क्या है? कुल देवी हैं, याद रखना। राव दूहड़ जी के बाद एक शासक आए, मल्लीनाथ जी राठौड़। कौन आए? मल्लीनाथ जी राठौड़, जिन्हें लोक देवता के तौर पर पूजा जाता है। मल्लीनाथ जी राठौड़ की अपन कहानी पढ़ेंगे पूरी की पूरी। मल्लीनाथ जी राठौड़ की कहानी पढ़ेंगे। अब बालोतरा साइड में राजधानी तो बना दी खेड़, तो मल्लीनाथ जी राठौड़ भी उसी साइड में राज करते थे। और मल्लीनाथ जी राठौड़ के राज करने के कारण ही वो प्रदेश मालवा कहलाया। कहीं कहलायो? मालानी। मालानी कहलाया। क्या कहलाया? मालानी प्रदेश कहलाया। आज भी बालोतरा के आगे चला जाए, मल्लीनाथ जी राठौड़ जी के नाम पर ही लोक देवता के तौर पर पूजा जाता है, वहां पर मालानी कहलाता है। आज भी आप बालोतरा के आगे चले जाओ, जितनी भी गाड़ियां दिखाई देगी उन पर लिखा हुआ होगा मालानी एक्सप्रेस। कहीं लिखियोड़ होई मालानी एक्सप्रेस लिखियोड़ होई, यानी वहां की गाड़ियों में, यानी लोक देवता मल्लीनाथ जी के नाम पर ही क्या कहलाई? मालानी। और इन्हीं मल्लीनाथ जी के एक भतीजे थे जिनका नाम था रामदेव जी, जिनको रूणीचे की जागीर दी मल्लीनाथ जी ने। मल्लीनाथ जी ने क्या दी? रूणीचे की जागीर दी। वैसे पोकरण की जागीर दी थी रामदेव जी ने। रामदेव जी को पोकरण कस्बा दिया। आगे चलकर रामदेव जी ने पोकरण कस्बा अपने भतीजे मल्लीनाथ जी के पुत्र को वापस दे दिया, और बाबा रामदेव जी ने रूणीचा नामक गांव बसाया, और जिन्हें हम लोक देवता के तौर पर पूजते हैं, बाबा रामदेव जी के नाम से पूजते हैं। वो भी किनके भतीजे थे? मल्लीनाथ जी के भतीजे थे। ठीक है, ये सारे इन्हीं के वंशज हैं, याद रखना। मल्लीनाथ जी के बाद ठीक है आगे शासक और आएंगे, छोटे मोटे शासक आएंगे, लेकिन अपने को मेन पढ़ना है आगे राव चूड़ा। ठीक है, राव चूड़ा के बारे में, राव चूड़ा के बारे में अपन कल पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। राव चूड़ा से ही पढ़ना क्या करेंगे? चालू करेंगे कल। कल राव चूड़ा से ही पढ़ना क्या करेंगे? चालू। ठीक है।